अब पढ़ते हैं हम लोग रेजोनेंस, अनुनाद को पढ़ते हैं। रेजोनेंस या अनुनाद क्या है? तो एलसीआर सर्किट का विशेष कंडीशन है जिसमें एलसीआर सर्किट के अंदर एसी करंट का, अल्टरनेट करंट का एम्पलीट्यूड जो होता है, आयाम जो होता है, मैक्सिमम हो जाता है। उसे कहते हैं क्या? रेजोनेंस कहते हैं। दिखाते हैं आपको रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस केवल एलसीआर सर्किट में मिलेगा, वहीं पर हम लोग देखते हैं। देखो, एक एलसीआर सर्किट है, एक एलसीआर सर्किट है, उसके बारे में सब कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक एलसीआर सर्किट में इधर होता है करंट, बनाना पड़ेगा क्या? एलसीआर सर्किट, ये क्या हो गया? एल, ये हो गया एल, ये हो गया सी, ये हो गया आर। एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर और आर मतलब रेसिस्टर। एल मतलब इंडक्टर मतलब प्रेरक, सी मतलब कैपेसिटर मतलब संधारित्र और आर मतलब रेसिस्टर मतलब कि प्रतिरोध। अब किसी एक टाइम पर अगर करंट इधर को जाएगा तो वो करंट का एम्पलीट्यूड ये हो गया, ये क्या हो गया? करंट का एम्पलीट्यूड हो गया आई एम। और रेसिस्टर में, प्रतिरोधक में जिधर करंट का आयाम होता है उधर ही वोल्टेज का भी तो आयाम होता है, तो ये हो गया वी एम। प्रेरक में, इंडक्टर में वोल्टेज का एम्पलीट्यूड करंट से 90 डिग्री पहले होता है, ऊपर होता है। मान लिया कि इंडक्टर में वोल्टेज का एम्पलीट्यूड अधिक है, तो ये हो गया क्या? वी एल के बराबर। और कैपेसिटर में मतलब कि संधारित्र में वोल्टेज का एम्पलीट्यूड 90 डिग्री पीछे होता है और उसको मान लिए कि छोटा है, तो ये क्या हो गया? वी सी के बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं कि वी एल और वी सी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग घटाते हैं, तो ये क्या हो गया? ये वी सी को हमने यहाँ पर ले आया, तो ये हो गया वी सी के बराबर, ये हो गया वी सी के बराबर। अब ये वी सी है और ये वी एल है, तो वी एल में वी सी जब घटेगा तो ये क्या निकला? ये निकला वी आर के बराबर। ये क्या निकला? वी आर के बराबर, वी आर के बराबर निकला। और वी आर किसके बराबर माना जाएगा? वी एल माइनस वी सी के बराबर माना जाएगा। वी आर जो है, वी आर जो है वी एल माइनस वी सी के बराबर माना जाएगा। अब वी आर निकल गया, वी आर निकल गया, और वी एम, वी आर नहीं, सॉरी, यहाँ पर वी आर अभी नहीं कहेंगे इसको। तो अभी क्या निकला? बड़ा वी एल में वी सी घट गया, तो क्या निकला? वी एल माइनस वी सी निकला, वी एल माइनस वी सी आया। अब वी एल माइनस वी सी एक वोल्टेज, अब वी एम एक वोल्टेज, दोनों से क्या निकालते? रिजल्टेंट, परिणामी। तो वो ऐसे निकालते हैं हम लोग। तो ये हो गया वी आर के बराबर, ये हो गया वी आर के बराबर, परिणामी वोल्टेज हो गया, रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया, और यहाँ पर क्या रहेगा? फेज डिफरेंस फाई रहेगा। अब अगर हम वी आर को निकालते हैं तो वी आर बराबर क्या आता था? याद करो, वी आर बराबर क्या लिखते थे? अंडर रूट वी एम, अंडर रूट वी एम के स्क्वायर, वी एम के स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी के स्क्वायर, ये लिखते थे, वी एल माइनस वी सी के स्क्वायर। इसमें से आई एम को कॉमन कर लेते थे तो क्या मिल गया था? वी आर बराबर आई एम इंटू अंडर रूट आर के स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी के स्क्वायर। याद करो, ऐसा हमने पढ़ाया हुआ है, बस हम रिवीजन कर रहे थे। यहाँ पर कहानी अभी तक रेजोनेंस शुरू नहीं हुआ है, यहाँ तक हम लोग निकाले थे। ये वैल्यू कब आया था? ये वैल्यू कब आया था? जब यहाँ पर लिख रहे हैं, ये वैल्यू कब आया? जब नंबर 1 में डालें एक्स एल बड़ा है, एक्स एल बड़ा है एक्स सी से, तब ऐसा हुआ। जब एक्स एल बड़ा है एक्स से, तब ये निकला वी आर बराबर। और इसको हम लोग कहते थे जेड, इसको हम लोग कहते थे जेड, इम्पीडेंस कहते थे, मतलब कि प्रतिबाधा कहते थे। ये प्रतिबाधा है, इम्पीडेंस है, तो ये ओम का नियम पर आधारित हो गया। इसको हम कह सकते हैं वी आर बराबर क्या होगा? आई एम इंटू जेड होगा, जो किसके समान है? वी बराबर आई इंटू आर के समान है, वी बराबर आई इंटू आर के समान है, ओम के नियम पर आधारित है।
तो देखो ये जो z का वैल्यू है ये तब आया जब एक्सएल बड़ा है x से छोटा है। इसी तरह से अगर नंबर 2 कंडीशन लगावें कि XC बड़ा होगा और XL छोटा होगा, तब जो है VR बराबर क्या आता है, VR बराबर आता है IM इंटू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL के होल स्क्वायर। ये निकलता है जब XL बड़ा होता है XC से, तब ये आता है, ऐसा होता है। इसमें अब तक की कहानी में कोई ना कोई बड़ा था, या तो XL बड़ा था XC छोटा था, या XL छोटा था XC बड़ा था। तो कोई ना कोई प्रतिघात, कोई ना कोई रिएक्टेंस बड़ा छोटा है, तब जाकर के हमको ऐसा दिखाई देता है VR बराबर IM इंटू Z। सोचो तब क्या होगा जब XL और XC दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तब क्या होगा। अब उसको सोचना है कि यदि XL और XC दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब क्या होगा। तो इसको हम अभी मिटा रहे हैं, पीछे वाला बात लिखे थे कि बस केवल ये दोनों को हम एक जगह पर करते हैं, फिर कहानी आगे पढ़ाते हैं। इसमें क्या मिला, इसमें क्या जानते हैं हम लोग। तो इस फिगर से हम लोग जानते हैं, हम अभी समझा ही रहे कि यदि मतलब कि इफ XL बड़ा है XC छोटा है, तब हमको VR बराबर क्या मिल रहा, IM इंटू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC के होल स्क्वायर मिल रहा, ऐसा हो रहा। अच्छा, यदि मतलब कि इफ XL क्या है, माने XC क्या है, बड़ा है, इस बार XC बड़ा है XL छोटा है, तब क्या होता है VM बराबर IM इंटू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL के होल स्क्वायर। ये मिलता है हमको, ये मिलता है हमको। तो कोई बड़ा है कोई छोटा है, तब ये कहानी देखने को मिलता है। ऐसे में Z का वैल्यू देख लो, Z का वैल्यू ध्यान कर लो, ये होता है। तीसरा कंडीशन पर आज काम करते हैं। ये नंबर 1 कंडीशन, ये नंबर 2 कंडीशन। अब हम तीसरा कंडीशन पर आज बात कर रहे हैं कि इफ XL और XC क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब क्या होगा। तो XL और XC जब बराबर हो जाएगा बेटा, तो चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, इसमें देख लो या इसमें देख लो, जब XL और XC दोनों बराबर हो जाएगा तो घटने के बाद क्या हो जाएगा, 0। चूंकि XL XC दोनों क्या है, बराबर है, देयरफॉर XL माइनस XC बराबर क्या हो जाएगा, 0। दोनों बराबर है तो घटाओगे तो क्या मिलेगा, 0। और जब 0 हो जाएगा तो इसको बोलते हैं Z, इसको क्या बोलते हैं, Z बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। देयर तब क्या हो जाएगा, Z बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या, R स्क्वायर बचा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो Z बराबर क्या हुआ, R हो गया। बस Z बराबर क्या हो गया, R हो गया। तो यदि किसी LCR सर्किट में रिएक्टेंस XC और रिएक्टेंस XL, हिंदी में कहें तो प्रतिघात XC और प्रतिघात XL दोनों बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाता है तो XL माइनस XC बराबर 0 हो जाता है। ऐसे में प्रतिबाधा मतलब कि इम्पीडेंस किसके बराबर होगा, ओनली रेसिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध के बराबर होगा, केवल प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। तो XL और XC को बराबर होने से जो इम्पीडेंस का जो मान है, प्रतिबाधा का जो मान है, ये कम हो गया कि बढ़ गया, बिल्कुल कम हो गया, कम हो गया। क्योंकि देखो ये वैल्यू घट करके जो भी आ रहा था, ये वैल्यू XL में से XC को घटाओ चाहे XC में से XL को घटाओ, तो घटने के बाद जो भी वैल्यू आ रहा है वह R स्क्वायर में ऐड हो रहा था, जुड़ रहा था। XL माइनस XC घटने के बाद जो भी वैल्यू यहां पर निकल रहा था वो R स्क्वायर में ऐड हो रहा था, जुड़ रहा था। लेकिन जब ये घटने के बाद 0 हो गया तब तो R स्क्वायर में कोई जुटने वाला बचा नहीं, तो कोई जुटने वाला नहीं बचेगा, तो ऐसे में R का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना जी, सॉरी Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा।
और जैसे ही जेड का वैल्यू कम हो जाएगा, जैसे ही जेड का वैल्यू कम हो जाएगा तो ओम का नियम लगाओ, वीआर बराबर क्या, आई एम इंटू जेड, वीआर बराबर क्या, आई एम इंटू जेड। तो जेड का वैल्यू जैसे ही कम हो जाएगा, जैसे ही कम हो जाएगा तो वीआर तो बदलेगा नहीं, वीआर नहीं बदलेगा तो जेड का मान कम होने से आई एम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई एम क्या हो जाएगा, अचानक से बढ़ जाएगा, आई एम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको तुम एग्जाम्पल से देख लो। मान लो अगर कहीं पर लिखा हुआ है, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 60, अब ये 60 नहीं बदल रहा, 60 बराबर क्या मान लो लिखा हुआ है कहीं पर 15 इंटू 4 लिखा हुआ है। मान लो 60 बराबर क्या लिखा हुआ, 15 इंटू 4। लेकिन अगर 60 नहीं बदलेगा, 60 नहीं बदलेगा और 4 के बदले क्या हो गया, 5 हो गया, 4 के बदले क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहां पर देखो तो 15 से घट के क्या हो गया, 12 हो गया। इसको उल्टा सीखना था, उल्टा सीखना, सॉरी उल्टा सिखाना है। मान लो कहीं 60 तुम्हारे पास अंक है, अब 60 कैसे आ रहा है, 60 आ रहा है 10 गुना 6 करके, 10 इंटू 6 बराबर 60 आ रहा, 10 इंटू 6 बराबर 60 आ रहा। अब अगर 6 घट करके 2 हो जाए, 6 जो है कम हो करके 2 बन जाए तो पक्का है कि 10 जो है बढ़ जाएगा अपने आप और कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। तो 60 जो है 2 डिजिट से आ रहा है, 10 और 6 से आ रहा है। ऐसे में 60 अगर नहीं चेंज होगा तो 6 अगर 2 बन जाएगा तो 10 बढ़ के 30 हो जाएगा। यहां वही बात है, वी आर बराबर आई एम इंटू जेड होता है। तो आई एम और जेड को गुना करने से वी आर आ रहा है। वी आर अगर नहीं बदल रहा तो जेड अगर कम हो जाएगा तो आई एम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी को कहते हैं अनुनाद। कि किसी एलसीआर सर्किट में, किसी एलसीआर सर्किट में जब प्रतिघात XC और प्रतिघात XL दोनों बराबर हो जाता है, मतलब रिएक्टेंस XC और रिएक्टेंस XL दोनों क्या हो जाता है, बराबर। ऐसे में प्रतिबाधा मतलब कि इंपीडेंस केवल R के बराबर हो जाता है। तो इंपीडेंस का मान क्या हो गया, इन सभी इंपीडेंस से इस इंपीडेंस का मान कम हो गया। जैसे ही इंपीडेंस का मान कम होता है तो करंट का एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है, करंट का एम्पलीट्यूड उच्च हो जाता है। उसी को कहते हैं क्या, अनुनाद। तो एलसीआर सर्किट में, एलसीआर परिपथ में XL और XC को बराबर होने से धारा का आयाम, करंट का एम्पलीट्यूड अचानक से हाई हो जाता है या हाई हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को, इसी इवेंट को, इसी घटना को क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस आपको समझ में आया होगा। अब रेजोनेंस होता है तो क्यों होता है, अब उसके अभी भी कारण बच रहा है, रेजोनेंस क्यों होता है उसको समझो। देखो यहां पर हमने कहा कि XL और XC बराबर हो जाता है, तो इसका वैल्यू भरो। तो XL बराबर क्या होता है, ओमेगा गुना L। XC बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा C। दोनों को ओमेगा एक तरफ लेके आ जाओ, तो ओमेगा ओमेगा एक तरफ ले आओ और L और C को एक तरफ ले आओ, तो बटा वाला ओमेगा गुना में आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC हो गया। और स्क्वायर जब रूट में जाएगा तो यहां पर ओमेगा बराबर क्या निकलेगा, 1/√LC निकलेगा, L से निकलेगा। ये जो ओमेगा निकला क्या है, ओमेगा याद करो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोणीय आवृत्ति है। तो ये जो कोणीय आवृत्ति निकला किसका निकला, किसका निकला, इस एलसीआर सर्किट का निकला। ये जो यहां पर कोणीय आवृत्ति लेके आए हैं, किसके लिए लेके आए हैं, एलसीआर सर्किट के लिए लेके आए हैं, एलसीआर परिपथ के लिए लेके आए हैं। तो ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये जो कोणीय आवृत्ति है, इसको कहते हैं एलसीआर सर्किट का, एलसीआर परिपथ का नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं इस ओमेगा को। और दिखाते हैं इसको ओमेगा नॉट से, क्योंकि ये एलसीआर सर्किट का, एलसीआर परिपथ का स्पेशल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, विशेष प्रकार का कोणीय आवृत्ति है, तो इसीलिए इसको कहते हैं नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
विशेष प्रकार के कोणीय आवृत्ति कहते हैं। अब यदि किसी एलसीआर सर्किट को उस विशेष प्रकार के एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला कोणीय आवृत्ति वाला किसी एसी स्रोत से जब जोड़ दिया जाता है, किसी एसी सोर्स से जोड़ दिया जाता है, इस एसी सोर्स का भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना बना लो, ओमेगा नॉट, और इसका तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, प्राकृतिक कोणीय आवृत्ति ओमेगा नॉट तो हम लोग निकाल ही लिए। तो एलसीआर सर्किट का, एलसीआर परिपथ का कोणीय आवृत्ति ओमेगा नॉट है, नेचुरल वाला, और इसी नेचुरल वाला, इसी प्राकृतिक वाला कोणीय आवृत्ति हम रखें किसका, सोर्स का, इसी सोर्स का। तो दोनों का कोणीय आवृत्ति, दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब मिल जाता है, नेचुरल के समान मिल जाता है, तब जाकर के एलसीआर सर्किट में करंट का एम्पलीट्यूड वेरी हाई हो जाता है, और उसी को कहते हैं क्या, रेजोनेंस, अनुनाद कहते हैं। इतनी सी बात है अनुनाद में। तो अनुनाद होने के लिए, रेजोनेंस होने के लिए XL और XC को बराबर होना पड़ेगा। मतलब कि इंडक्टर में रिएक्टेंस को और कैपेसिटर में रिएक्टेंस को, प्रेरक में प्रतिघात को और कैपेसिटर में, संधारित्र में प्रतिघात को बराबर होना पड़ेगा। तब जाकर के इंपीडेंस, मतलब कि प्रतिबाधा का मान सबसे कम हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। प्रतिबाधा का मान केवल R के बराबर हो जाएगा और ये बहुत कम हो जाएगा, तो धारा का मान उच्च हो जाएगा। धारा का मान हाई, उच्च क्यों हो जाएगा? ऐसा तब होगा जब एसी सोर्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति एलसीआर सर्किट के नेचुरल कोणीय आवृत्ति के बराबर रखेंगे, तब धारा का मान उच्च हो जाएगा, और यही घटना क्या कहलाएगा, रेजोनेंस कहलाएगा। तो इसी को नोट करें हम सब, यही है अनुनाद, इसको नोट करते हैं हम लोग। तो अनुनाद का परिभाषा, रेजोनेंस का परिभाषा, डेफिनेशन इस प्रकार से लिखेंगे कि कोई भी एसी सोर्स है, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कोणीय आवृत्ति एलसीआर सर्किट के नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, तब जो है एलसीआर सर्किट में करंट का एम्पलीट्यूड जो है, विद्युत धारा का जो आयाम है, वह अति उच्च हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, अनुनाद। यही घटना अनुनाद कहलाता है। किसी एसी स्रोत का कोणीय आवृत्ति एलसीआर परिपथ के प्राकृतिक कोणीय आवृत्ति के बराबर हो जाएगा, तब एलसीआर परिपथ में धारा का आयाम अति उच्च हो जाएगा। यही घटना क्या कहलाता है, अनुनाद कहलाता है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा हुआ है कि इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट, then the amplitude of current become very high. This phenomena is known as resonance. एसी स्रोत का कोणीय आवृत्ति एलसीआर परिपथ के कोणीय आवृत्ति के बराबर हो जाता है, तब धारा का आयाम उच्च हो जाता है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। अनुनाद होने पर क्या होता है, ड्यूरिंग रेजोनेंस, अनुनाद के समय क्या होता है, या फॉर, यहाँ पर लिखो फॉर रेजोनेंस, लिखो फॉर रेजोनेंस RESONANC, फॉर रेजोनेंस मतलब कि अनुनाद के लिए। ये अनुनाद का शर्त है। ये क्या है, अनुनाद का शर्त। फॉर रेजोनेंस में जब लिख रहे हैं वो क्या है, अनुनाद का शर्त है। फॉर रेजोनेंस माने अनुनाद के लिए क्या होना पड़ेगा, अनुनाद के लिए क्या होना पड़ेगा, XL बराबर XC को होना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब क्या कहेंगे इसको, रिएक्टेंस। हाँ, किसमें, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों को बराबर होना पड़ेगा। हिंदी में कहें तो प्रेरकीय प्रतिघात
और धारतीय प्रतिघात को बराबर होना पड़ेगा। अब इसका वैल्यू भरते हैं तो प्रेरकीय प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा गुना एल होता है। और धारतीय प्रतिघात मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होता है, 1/ओमेगा c होता है। दोनों ओमेगा को एक तरफ ले आते हैं तो ओमेगा का स्क्वायर हो गया बराबर 1/LC हो गया। अब स्क्वायर को रूट में बनाबो तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, 1/√LC हो गया। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा नहीं लिखेंगे, ओमेगा नॉट लिखेंगे, क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नॉट लिखेंगे। इसी ओमेगा नॉट को क्या कहते हैं, नेचुरल, देखो लिखा हुआ है कि ओमेगा नॉट क्या है, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्या है ओमेगा नॉट, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, प्राकृतिक कोणीय आवृत्ति है, प्राकृतिक कोणीय आवृत्ति है ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट बराबर क्या होता है, 1/√LC होता है। ये हो गया। अच्छा, उस समय प्रतिबाधा बराबर कितना होता है, ये तो एक कंडीशन हो गया। अगला, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ लिखते हैं Z बराबर क्या हो जाएगा, Z बराबर हो जाएगा R, Z बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। मतलब कि प्रतिबाधा जो है प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। मतलब इम्पीडेंस जो है किसके बराबर हो जाता है, इम्पीडेंस जो है रेजिस्टेंसी के बराबर हो जाता है। ठीक है, और इस समय अगर हम निकालें क्या, शक्ति क्षय निकालें, रेजोनेंस के समय, अनुनाद के समय शक्ति क्षय कितना हो जाता है। तो इस समय जो शक्ति क्षय हो जाएगा cos फाई क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पर फिगर ही देख लो भाई, एक्सेल एक्सी तो बचा नहीं, एक्सेल एक्सी तो बराबर हो गया, तो एक्सेल एक्सी बराबर हो गया तब VL और VC दोनों बराबर हो जाएगा, VL और VC दोनों बराबर हो जाएगा, VL और VC दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 0, अब VL VC बराबर हो जाएगा तो इसका रिजल्टेंट VL माइनस VC तो 0 हो जाएगा। अब VL माइनस VC जब 0 हो जाएगा तो LCR सर्किट में केवल एक ही वोल्टेज बचा, किसमें, रजिस्टर में बचा, प्रतिरोध में बचा, तो वो किसके बराबर होगा, VM के बराबर होगा। और करंट का एम्पलीट्यूड इधर होगा, IM के बराबर होगा। तो बस यही वोल्टेज, यही VM रिजल्टेंट के बराबर रह जाएगा, VR के बराबर रह जाएगा। समझ रहे हो कहानी, यहाँ पर यही VM जो है रिजल्टेंट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यार VL VC उल्टा डायरेक्शन में है, दोनों बराबर है। काहे बराबर है, एक्सेल एक्सी बराबर है, एक्सेल एक्सी बराबर तो VL VC बराबर, उल्टा डायरेक्शन में है तो दोनों को घटाएंगे हो जाएगा 0। परिणामी वोल्टेज, परिणामी विभव, रिजल्टेंट वोल्टेज तो केवल VM बचा ना, रेजिस्टर में बचा। तो एक ही वोल्टेज और एक ही करंट, यहाँ पर देखो देख रहा, तो वोल्टेज करंट के बीच में फाई का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है फाई का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री, फाई का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, चूंकि cos फाई बराबर, चूंकि फाई बराबर कितना हो जाएगा 0, रेजोनेंस के समय, अनुनाद के समय फाई बराबर 0 हो जाएगा, कालांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करंट और वोल्टेज के बीच में जो यहाँ पर एंगल होगा 0, तो फाई बराबर 0, इसलिए cos फाई बराबर क्या होगा, फाई के बदले 0 भरो तो cos फाई बराबर 1 होगा, और cos फाई बराबर 1 हो जाएगा तो भैया Prms बराबर क्या हो जाएगा, IRMS Vrms के बराबर हो जाएगा। cos फाई तो 1 हो चुका है। तो यहाँ पर तुम कह सकते हो, क्या कहते थे इसको, ट्रू पावर कंजम्पशन और इसको एपारेंट पावर कंजम्पशन, दोनों बराबर हो गया। देख रहा, ये क्या था, एपारेंट पावर कंजम्पशन, ये क्या था, ट्रू पावर कंजम्पशन, दोनों बराबर हो जाता है। मतलब कि यथार्थ माध्य शक्ति क्षय और आभासी माध्य शक्ति क्षय, ठीक है, दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। कब, रेजोनेंस के समय, अनुनाद के समय, दोनों बराबर हो जाता है। तो यही बात लिखेंगे अनुनाद में, इतना ही था कहानी।
इससे क्वेश्चन जो आया है वो आप कर लेना बेटा, या फिर चलो कर देते हैं क्वेश्चन भी, थक गए यार, रात के 12 बज रहा है अभी, तो इसलिए थोड़ा सा मन थकान में जा रहा है। करते देखते एक प्रयास, क्वेश्चन भी कर देते हैं हम। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बोर्ड में आया है, एक 2010 में आया है, और यही क्वेश्चन जो है कंपार्टमेंटल 23 में भी आया है, सेंटअप में भी आया है ये क्वेश्चन, कि कोई ऐसी सोर्स है, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, उसको कनेक्ट किया गया सीरीज में एलसीआर सर्किट के साथ, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा? पीक वैल्यू ऑफ करंट विल बी मैक्सिमम, पीक वैल्यू ऑफ करंट विल बी मैक्सिमम, माने कि करंट का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा। तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होता है? करंट के एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, करंट के आयाम के बराबर होता है। तो एलसीआर सर्किट को जब एसी सोर्स से जोड़ेंगे और करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, तभी होगा जब ओमेगा किसके बराबर होगा? ओमेगा बराबर होगा 1/√LC। उसके बाद 2 नंबर में आया है कि इलेक्ट्रिक रेजोनेंस क्या है, विद्युत अनुनाद को समझाएं। ये 2 नंबर में आया है, तो लिखना पड़ेगा आपको। या देखो हिंदी में पढ़ देते हैं कि एलसीआर को श्रेणी क्रम में जोड़ा, एलसीआर को श्रेणी क्रम परिपथ में जोड़ा है ओमेगा कोणीय आवृत्ति के एसी स्रोत के साथ, तो कहता है धारा का शिखर मान महत्तम होगा। धारा का शिखर मान माने कि करंट का एम्पलीट्यूड, धारा का आयाम महत्तम होगा, सबसे अधिक होगा। कब जी? जब ओमेगा बराबर क्या होगा? 1/√LC। तो यही था टॉपिक था रेजोनेंस। इसके बाद बस एक टॉपिक बचा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पढ़े, कहानी खत्म हुआ उसके बाद।